हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम 2010 फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर कराची बोर्ड का ये जो कि 5 ईयर में आता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम देखेंगे कि भाई ये किस तरह सोल्व हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर आप जैसे कि क्वेश्चन देख रहे हैं, ये फाइनेंशियल सेक्शन सी में आता है, डिटेल क्वेश्चन में आता है, ठीक है। इसमें आपने जो कि अक्सर इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट दोनों बनानी पड़ती हैं, और बाज़ औक़ात जो कि आपको जनरल एडजस्टिंग एंट्रीज भी बनानी पड़ती हैं, ट्रायल बैलेंस भी बनाना पड़ता है और क्लोजिंग एंट्रीज भी बनानी पड़ती हैं, ठीक है। कभी कभी रिक्वायरमेंट में इस तरह भी होता है, ठीक है। जैसे अभी यहाँ पर जो कि आप रिक्वायरमेंट पढ़ सकते हैं कि यहाँ पर हमने जो कि इनकम स्टेटमेंट बनाना है और एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस भी बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पर इनकम स्टेटमेंट क्लासिफाइड बैलेंस शीट दोनों बनाना है, और जो कि पेपर एडजस्टिंग ट्रायल बैलेंस या क्लोजिंग एंट्री में जो कि चॉइस है, ठीक है। और का मतलब ये नहीं समझना कि ये दोनों या फिर ये प्रिपेयर करो। और का मतलब है प्रिपेयर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस या प्रिपेयर क्लोजिंग एंट्रीज। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाओ या क्लोजिंग एंट्रीज बनाओ, ठीक है। तो सबसे पहले जो कि हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, तो वही आप जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे डेबिट साइड के हमारे अकाउंट्स दिए गए हैं और यहाँ पर जो कि क्रेडिट साइड के अकाउंट्स दिए गए हैं, ठीक है। और नीचे जो कि एडजस्टमेंट का डेटा है, ठीक है। तो हम जो कि सबसे पहले जो कि जर्नल एडजस्टिंग एंट्रीज बनाएंगे ताकि हम जो कि आराम से अपनी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बना सकें, ठीक है। एडजस्टिंग एंट्रीज बनाने से जो कि इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट जो कि आराम से बन जाती है, ठीक है। एडजस्टिंग एंट्रीज जो कि 4 तरह की होती है, ठीक है। एक ऐसी एडजस्टिंग एंट्री होती है जिसमें जो कि हम एसेट को कन्वर्ट कर रहे होते हैं अपने एक्सपेंस में, ठीक है। अब एक एसेट जो कि एक्सपेंस में क्यों कन्वर्ट होगा, ये समझने के लिए अब कान खोलने हैं अपनी, ठीक है। तो एसेट जो कि है, जैसे अगर हम समझेंगे किसी को प्रीपेड रेंट दे देते हैं, ठीक है, वो भी एक एसेट है। अब जब तक वो प्रीपेड तब तक होगा जब तक कुछ टाइम पीरियड के लिए वो प्रीपेड होगा, ठीक है। कुछ टाइम पीरियड के बाद वो जो कि प्रीपेड नहीं रहता है, ठीक है। तो वो प्रीपेड जो कि ख़त्म हो जाता है उसको हम एक्सपेंस में शुमार कर देते हैं, ठीक है। तो इसी तरह जो कि हमारा एसेट जो कि एक्सपेंस में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा हमारे पास एडजस्टिंग एंट्री आती है, दूसरी टाइप आती है एडजस्टिंग की, जिसमें हम कन्वर्ट करते हैं लायबिलिटीज़ को रेवेन्यू में, ठीक है। अब जैसे फ़र्ज़ करें कि आपका कोई कमीशन जो कि अनअर्नड है, ठीक है, आपने उसको जो कि फाइनली अर्न कर लिया, तो वो आपकी जो कि लायबिलिटी कन्वर्ट हो जाती है रेवेन्यू में, ठीक है। उसके लिए फिर हम एक एडजस्टिंग एंट्री पास करते हैं। तीसरा हमारे पास आ जाती है कि हम जो कि हमारे अक्रूड एक्सपेंसेस, जिन्हें हम अनपेड एक्सपेंसेस कहते हैं, ये वो एक्सपेंसेस होते हैं जो कि उसी महीने अक्रूड होते हैं लेकिन नेक्स्ट महीने जो कि पेबल होते हैं। मतलब कि नेक्स्ट महीने आपने पे करने होते हैं कैश पे, और लेकिन अक्रू जो कि होते हैं वो इस महीने इनकर्ड होते हैं, ठीक है। इनकर्ड होते हैं मतलब कि इसी महीने जो कि नज़र आते हैं, ठीक है। इसी महीने जो कि अक्वर्ड होते हैं उसे हम कहते हैं इनकर्ड। यानी कि उनका जो कि इकोनॉमिक इवेंट होता है वो इसी महीने ही आता है, लेकिन हमें जो कि कैश जो कि नेक्स्ट महीने देना होता है, तो उसकी हम एंट्री पास करते हैं कि भाई जैसे फ़र्ज़ करें सैलरीज आपने जो कि इसी मंथ देने हैं लेकिन आप दे नहीं पाए, तो आप जो कि उसकी एडजस्टिंग एंट्री पास करोगे, ठीक है। और एडजस्टिंग एंट्री ये होगी कि सैलरीज एक्सपेंस को डेबिट कर दोगे और सैलरीज पेबल को आप क्रेडिट कर दोगे, ठीक है। तो इस तरह ये हमारी जो कि तीसरी टाइप है। अब चौथी टाइप होती है जो कि हमारे अनकलेक्टेबल होते हैं, ठीक है। अनकलेक्टेबल यानी कि अनकलेक्टेबल रिसीवेबल, जिन्हें हम कलेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। आखिरी में जैसे एक कमीशन रिसीवेबल हो गया, ठीक है। रिसीवेबल जो कि रेवेन्यू के अगेंस्ट कलेक्ट हो रहे होते हैं, ठीक है। जैसे कमीशन इनकम, कमीशन रिसीवेबल्स, ठीक है। तो वो भी आखिरी में जो कि हमारे कलेक्ट होते हैं, ठीक है। तो चलें अब हम जो कि है पहले जो कि एडजस्टिंग एंट्री बनाते हैं, ठीक है। पहली एडजस्टिंग एंट्री आप पढ़ पा रहे होंगे कि लिखा हुआ है कि मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ऑन December 31, 2000 वाज वैल्यूड एट 80,000, ठीक है। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री वाली एंडिंग है, ठीक है। तो इसकी जो कि एडजस्टिंग एंट्री नहीं बन सकती, तो इसकी जो कि सिंपल है हम एक क्लोजिंग एंट्री पास कर देंगे, ठीक है। तो इसकी सिंपल हम जो कि एक क्लोजिंग एंट्री पास कर देंगे, ठीक है। क्लोजिंग एंट्री हम इस तरह पास करते हैं कि हम एक टेम्पररी अकाउंट खोलते हैं, ठीक है, जिसको हम नाम देते हैं रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर का अकाउंट, ठीक है। रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर समरी या इनकम समरी, ठीक है। तो उसमें जो कि हम उसे क्लोज़ कर देते हैं यानी कि मर्चेंडाइज को जो कि हम मर्चेंडाइज इन्वेंट्री जो कि डेबिट की साइड पे होती है, एंडिंग जो कि होती है, आई मीन वो जो कि उसको जो कि डेबिट साइड पे करके और एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी को क्रेडिट साइड पे लिखकर हम उसे क्लोज़ कर देते हैं, ठीक है। कुछ इस तरह,
जैसा कि आप देख रहे हैं, ठीक है। 80,000 से हमने इसको मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को यहाँ पर क्लोज कर दिया है, ठीक है। अब आप जो कि सेकंड एडजस्टिंग एंट्री पाएँ कि भाई इंश्योरेंस जो कि वो एक्सपायर्ड हो गई है 4,000 से, ठीक है। अब हम देखेंगे कि भाई इंश्योरेंस जो कि यहाँ पर प्रीपेड इंश्योरेंस कितनी थी, ठीक है। तो भाई प्रीपेड इंश्योरेंस आपको यहाँ पर जो कि 4th लाइन में मिल जाएगी कि लिखी हुई है कि भाई प्रीपेड इंश्योरेंस जो कि वो कुछ 6,000 की थी, ठीक है। 6,000 की थी, जिसमें से 4,000 जो कि एक्सपायर्ड हो गया। अब जितने एक्सपायर्ड हो गए ना वो अपना एक्सपेंस हो गया है, ठीक है। यानी कि मैंने आपको बताया था ना एसेट जो कि कन्वर्ट हो जाता है एक्सपेंस वाली में, एक्सपेंस वाली एडजस्टिंग एंट्री में, ठीक है। तो यहाँ पर जो कि ये एक्सपेंस ये अपना एसेट है, कितना है 6,000 का ये अपना एसेट है जो कि कन्वर्ट हो गया है एसेट से, कितने से कन्वर्ट हो गया है 4,000 से, ठीक है। क्योंकि इंश्योरेंस कितनी एक्सपायर्ड हो गई है, 4,000 एक्सपायर्ड हो गई है, ठीक है। तो इसकी क्या एंट्री बनाएंगे, इसकी ये बनाएंगे कि भाई प्रीपेड इंश्योरेंस जो कि है इसको 6,000 थी, ठीक है। तो 4,000 से कम हो गई, तो प्रीपेड इंश्योरेंस को जो कि कम करने के लिए इसको उठा के 4,000 से क्रेडिट साइड में डाल देंगे ताकि पता चले कि भाई ये 4,000 से जो कि कम हो गई है। जब इसका जो कि टी अकाउंट बनेगा ना, टी अकाउंट में जो कि 4,000 यहाँ पर अफेक्ट कर रहे होंगे, ठीक है। यानी कि बता रहे होंगे कि भाई 4,000 से जो कि ये एंट्री है वो कम हो गई है, यानी कि प्रीपेड जो कि है वो कम हो गई है 4,000 से, ठीक है। तो प्रीपेड जो कि अपना हमारा जो कि यहाँ पर इंश्योरेंस एक्सपेंस जो कि डेबिट कर देंगे और प्रीपेड इंश्योरेंस को जो कि हम 6,000 से क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। कुछ इस तरह जैसा कि आप देख रहे हैं कि भाई इंश्योरेंस एक्सपेंस को जो कि 4,000 से यहाँ पर डेबिट कर दिया है और इंश्योरेंस अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस को या प्रीपेड इंश्योरेंस जिसको हम बोलते हैं उसको जो कि 4,000 से यहाँ पर क्रेडिट कर दिया, ठीक है। अनएक्सपायर्ड और प्रीपेड एक ही चीज़ है, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। तो ये हमारी जो कि ये वाली एंट्री आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो कि भाई अनएक्सपायर्ड जो कि 4,000 यहाँ पर क्रेडिट में मतलब माइनस में, ठीक है। यहाँ पर हमारी जो कि प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट में 6,000 में, ठीक है। प्रीपेड वहाँ पर कितनी हो गई 4,000 से यहाँ पर क्रेडिट में। जब ये ट्रायल बैलेंस में जाएगी तो ये कितने से जाएगी, कितने से लिखी जाएगी, तो भाई ये प्रीपेड इंश्योरेंस ट्रायल बैलेंस में जो कि यहाँ पे 2,000 से लिखी जाएगी। यानी कि अब बता रहे हैं कि भाई 2,000 प्रीपेड बच गई है, ठीक है। और जिसमें से 4,000 एक्सपायर्ड हो गई, टोटल मिला के 6,000 थी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे थर्ड है कि बेड डेट एक्सपेंस हो गया है जो कि एस्टिमेटेड हुआ है 600, ठीक है। तो सिंपल एंट्री डालोगे, बेड डेट एक्सपेंस डेबिट कर दोगे 600 से और अलाउंस ऑफ बेड डेट्स 600 से आप क्रेडिट कर दोगे, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने सिंपल एंट्री डाल दी है, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमने यहाँ पे जो कि ये एंट्री बना दी है, ठीक है, टू एडजस्ट द बेड डेट एक्सपेंस। अब दूसरी एंट्री पढ़ते हैं। दूसरी भाई आउटस्टैंडिंग सैलरीज है अमाउंटिंग टू 4,000। आउटस्टैंडिंग सैलरीज यानी कि सैलरीज पेएबल है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है कि पेएबल, ठीक है, रह गई है, ठीक है, पे करनी है। तो हम देखेंगे कि भाई सैलरीज एक्सपेंस यहाँ पर कितना था, ठीक है। सैलरीज एक्सपेंस जो कि वो 10,000 का था, ठीक है। 10,000 का सैलरीज एक्सपेंस था और कितना जो कि सैलरीज एक्सपेंस रह गया है वो है 4,000 का, ठीक है। तो टोटल कुल मिलाकर कितना एक्सपेंस हो गया, कुल मिलाकर जो कि ये कुल मिलाकर ये 14,000 का ये एक्सपेंस हो गया, ठीक है, जो कि जाएगा अपना इनकम स्टेटमेंट में। अभी आउटस्टैंडिंग सैलरीज की आप क्या एंट्री बनाओगे, आप आउटस्टैंडिंग सैलरीज जो कि सैलरीज एक्सपेंस को डेबिट कर दोगे 4,000 से और आउटस्टैंडिंग सैलरीज पेएबल को क्रेडिट कर दोगे 4,000 से, ठीक है। आउटस्टैंडिंग का मतलब सैलरीज पेएबल है, ठीक है। तो ये जो कि ये हमारा अनपेड एक्सपेंस वाली एडजस्टिंग एंट्री है, ठीक है। तो जिस तरह आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने जो कि सैलरीज एक्सपेंस और सैलरीज पेपर वाली जिस एंट्री बना ली है 4,000 ऑन बोथ साइड, ठीक है। अब हम आगे अपनी दूसरी एंट्री पढ़ते हैं। भाई आगे दूसरी एंट्री है, उसमें लिखा हुआ है कि भाई डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑन इक्विपमेंट, ठीक है, ये ऑन फॉर द ईयर 3,000, ठीक है। तो ये तो सिंपल वैसे ही बनेगी जिस तरह हम डेप्रिसिएशन की एंट्री बनाते हैं, ठीक है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट, ठीक है। तो जिस तरह आप देख रहे हैं कि ये भी एंट्री हमारी बन गई, ठीक है। अब हम जो कि अपनी आखिरी एंट्री पढ़ते हैं। भाई रेंट अर्न किया है 8,000, ठीक है। 8,000 हमने रेंट अर्न कर लिया, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे भाई अनर्न कितना था, अनर्न जो कि वो कुछ 12,000 का था, ठीक है। 12,000 का यहाँ पे अनर्न था जिसमें से हमने 3,000 का अर्न कर लिया है, ठीक है। तो अनर्न कितने से कम कर देंगे, 3,000 से कम कर देंगे। 12 जो कि 12 में फिर ये -3 होगा तो ये बन जाएगा हमारा 9,000, ठीक है। 9,000 जो कि अपना एडजस्टिंग
ट्रायल बैलेंस में जाएगा। ठीक है, अब क्या एंट्री बनाएंगे, अब हमने जो कि अर्न को कम कर देना है। ठीक है, अर्न जब जो कि डेबिट साइड पे इसको 3000 से कम करेंगे तो इसको जो कि ये जो कि क्रेडिट साइड पे जब इसको 3000 से कम करेंगे तो ये जो कि डेबिट साइड पे आ जाएगा। ठीक है, मतलब 3000 से कम करने के लिए हमने डेबिट साइड पे 3000 की एंट्री बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो हमने जो कि अर्न को 3000 से डेबिट कर देना है और रेंट अर्न को जो कि क्रेडिट कर देना है। ठीक है, कुछ इस तरह। ठीक है, अर्न रेंट जो कि हमारा जो कि एक लायबिलिटी थी और लायबिलिटी जब भी डेबिट साइड पे आती है तो वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो अर्न रेंट जो कि डेबिट साइड पे यहाँ पे 8000 से हमने ख़त्म कर दिया है। ठीक है, ये 8000 लिखा है ना, या 8000 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये 8000 से जो कि हमने अर्न को ख़त्म कर दिया है। ठीक है, अर्न को 8000 से ख़त्म कर दिया है और रेंट इनकम जो कि हमारा रेवेन्यू है, रेवेन्यू जब भी बढ़ता है तो हम उसको क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। ठीक है, तो उसको जो कि 8000 से हमने क्रेडिट साइड पे लिख लिया है। ठीक है, चलिए अब हम जो कि अपनी इनकम स्टेटमेंट बना दें। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट के लिए सबसे पहले आपको जो कि है अपना रेवेन्यू चाहिए होता है, फिर रेवेन्यू में आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, रेवेन्यू यानी कि सेल्स। ठीक है, सेल्स में फिर आप जो कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करते हो तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। ठीक है, अब ग्रॉस प्रॉफिट के बाद जो कि आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करने पड़ते हैं, फिर आपके पास अगर अदर इनकम है तो अदर इनकम ऐड करनी पड़ती है, उसके बाद आपका नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो कि हम देखेंगे भाई सेल्स हुई हमारी कितनी, 2 लाख की। ठीक है, सेल्स रिटर्न वगैरह नहीं है तो डायरेक्ट सेल्स जो कि आप यहाँ पर एक्चुअली ये सेल्स रिटर्न है। सेल्स रिटर्न आपने यहाँ मिलेगा डेबिट साइड पे। ठीक है, क्योंकि सेल्स रिटर्न जो कि सेल्स से लेस हो जाता है तो जिसकी वजह से वो जो कि डेबिट साइड पे आता है। ठीक है, तो डेबिट साइड पे सेल्स रिटर्न है 5000। ठीक है, तो सेल्स में से आप माइनस कर दोगे सेल्स रिटर्न 5000, क्योंकि ये जो सेल्स है सेल्स नहीं हुई, क्योंकि सेल्स जो कि ये रिटर्न हो गई है। ठीक है, तो आपने जैसा कि आप यहाँ पे देखें हमने सेल्स में से सेल्स रिटर्न को माइनस कर दिया तो हमारा जो कि ये नेट सेल्स आ गया। ठीक है, नेट सेल्स जो कि 1,95,000 का है। ठीक है, अब हम जो कि अब हम इसमें से लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड करेंगे। ठीक है, अब लेस करने के लिए हमने सबसे पहले देखना है कि भाई हमारे पास जो कि कितना माल था, जो कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का बेसिकली मतलब ये होता है कि जो माल हमने बेच दिया, जो माल हमने सोल्ड किया वो हम लोगों को कितने का पड़ा, यानी कि हमने कितने का ख़रीदा था वो माल। ठीक है, तो ये जानने के लिए हम कुछ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए कुछ जो कि चीज़ें हम प्लस माइनस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो कि हम देखते हैं कि भाई मर्चेंडाइज ओपनिंग कितना था। मर्चेंडाइज ओपनिंग का मतलब यानी कि माल जो पहले से पड़ा हुआ था अपने पास वो कितना था। ठीक है, अब मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग जो कि आपको यहाँ पे ऊपर यहाँ मिलेगी डेबिट साइड पे। ठीक है, वो जो कि हमारे पास माल जो कि पहले का पड़ा हुआ था 60,000। ठीक है, अब नया माल कितना लेकर आए वो बताएगा हमने परचेजेस। ठीक है, परचेजेस का मतलब होता है वो माल जो कि हम रीसेल पर्पस के लिए ख़रीद कर लेकर आए। ठीक है, रीसेल पर्पस के लिए हमने ख़रीदा है। ठीक है, तो परचेजेस हैं हमारी 1,70,000, यानी कि पुराना माल जो कि हमारे पास पड़ा हुआ था 60,000 का था, 1,70,000 का माल और लेकर आए। ठीक है, तो अब इन दोनों को प्लस करने से पहले हम देखेंगे भाई परचेजेस जो कि ये हमारा नेट परचेजेस है या सिर्फ परचेजेस है। ठीक है, मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन इन वगैरह आती है तो वो भी हम उसमें ऐड कर देते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इन वगैरह हम इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि हमारे जेब से जो कि वो हमारी जेब से हमारी पॉकेट से यानी कि वो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा ना निकले, वो भी परचेजेस में ऐड हो जाए, यानी कि माल के ऊपर मार्कअप लग जाए और माल के जरिए जो कि हमारी पॉकेट से ट्रांसपोर्टेशन की फीस हुई है वो भी कवर अप हो जाए। ठीक है, अब हम देखेंगे कि भाई यहाँ पर हमारे पास जो कि है यहाँ पर होगा ये परचेज रिटर्न वगैरह। परचेज रिटर्न भी बेसिकली माइनस हो जाता है। ठीक है, परचेज डिस्काउंट भी जो कि है लेस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ना हमारे पास परचेज डिस्काउंट है, ना परचेज ट्रांसपोर्टेशन है, ना ही हमारे पास जो कि है परचेज डिस्काउंट है। ठीक है, तो हम सिर्फ जो कि ये इसको जो कि अज्यूम करेंगे हमारे ये नेट परचेजेस है। ठीक है, और तो हमने यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को बिगिनिंग को जो कि हमने ऐड कर दिया परचेजेस में, तो हमारे पास जो कि ये मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल। अब ये जो कि मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल यहाँ पे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये बता रहा है कि हमारे पास टोटल माल, ठीक है, पुराना माल और नया माल को मिलाकर जो कि है टोटल माल कितना है हमारे पास बेचने के लिए अवेलेबल है। ठीक है, बिकने के लिए तैयार है टोटल माल। तो भाई हमारे पास टोटल माल जो कि बिकने के लिए तैयार है वो है 2,30,000। ठीक है, अब ये जो कि यहाँ पर हमें ये मालूम नहीं होता है, क्वेश्चन ये नहीं बताता कि भाई कितना माल बिका। ठीक है, हम ये चूँकि ये चीज़ हम खुद निकालते हैं। ये कैसे निकालते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन हमें बताता है कि भाई कितना माल बच गया था एंड में। ठीक है, तो 80,000 का यहाँ पे मर्चेंडाइजिंग इन्वेंट्री एंडिंग का मतलब होता है कितना माल बच गया। ठीक है, हमारे पास जो माल बच गया वो कुछ 80,000 का है। ठीक है, 80,000 का माल बच गया।
ठीक है। टोटल 80,000 का माल बच गया, ठीक है। टोटल माल जो कि है हमारे पास वो है 2,30,000 का, ठीक है। 2,30,000 में से जब हम माइनस कर देंगे जो हमारा माल बच गया तो हमें पता चल जाएगा कि कितना माल बिका, यानी कि जितना माल बिका उसकी हमें कॉस्ट क्या पड़ी थी। तो ये जो कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये यहाँ पर हमारा इस तरह निकल गया, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस कर दोगे सेल्स से, नेट सेल्स से, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा ग्रोस प्रॉफिट क्या है। ग्रोस प्रॉफिट जो कि हमारा 45,000, ठीक है। अब ये ग्रोस प्रॉफिट बताता है कि आपने जो कि माल के ऊपर मार्कअप लगाकर कितना कमाया, ठीक है। फिर आ जाती है हमारी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमें ये चीज़ बता रही होती है कि माल को बेचने के लिए जो आपने जो एक्सपेंसेस इनकर किए, आपने जो एक्सपेंसेस जनरेट किए, उसके बाद आपको प्रॉफिट हुआ या फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ, आपके पास नेट प्रॉफिट या लॉस आ जाता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि भाई हमारी क्या क्या एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। एक्सपेंसेस सिर्फ यहीं से नहीं देखेंगे बल्कि यहाँ से भी देखेंगे, ठीक है। यहाँ वाले भी एक्सपेंसेस लेंगे, जो हमने एडजस्टिंग एंट्री बनाई उसके भी एक्सपेंसेस लेंगे। देखो हर एडजस्टिंग एंट्री का जो कि दो तरह के अफेक्ट होते हैं, ठीक है। पहला जो कि अफेक्ट होता है ना वो जाता है इनकम स्टेटमेंट, दूसरा अफेक्ट जाता है बैलेंस शीट में, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर देख लो इंश्योरेंस एक्सपेंस है जो कि जाएगी अपनी इनकम स्टेटमेंट पे। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस है, ये कहाँ जाएगी, ये जाएगी हमारी बैलेंस शीट में जाएगी। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो कि आप एसेट की साइड पे लिख दोगे, नहीं। इसका मतलब ये है कि भाई ये काउंटर एसेट बन गया है, यानी कि एसेट को ख़त्म कर रहा है, ठीक है। कौन से एसेट को ख़त्म कर रहा है, कौन से एसेट को ख़त्म कर रहा है, प्रीपेड को, अपने एक्सपेंस को, मतलब अपने एसेट को ख़त्म कर रहा है। काउंटर एसेट बन गया, सॉरी मैंने एक्सपेंस बोल दिया, ठीक है, जल्दी। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि ये भाई क्यों बन गया, क्योंकि ये क्रेडिट साइड पे, ठीक है। ये चीज़ जो कि आप देख रहे हो ना प्रीपेड इंश्योरेंस, ये जो कि डेबिट साइड पे, ठीक है। तो ये क्रेडिट और डेबिट अपने में आपस में माइनस प्लस होंगे, तो 2,000 से अपने जो कि प्रीपेड जाएगी एसेट में, ठीक है। एसेट 4,000 से आप नहीं लिखना, प्रीपेड जो कि आपने 4,000 से वहाँ पे नहीं लिखना है बैलेंस शीट में, आपने लिखना है 2,000 से, ठीक है। क्योंकि ये जो कि प्रीपेड डेबिट साइड पे 6,000 पे, लेकिन यहाँ पे जो कि प्रीपेड आ गया अपने पास क्रेडिट साइड पे 4,000 से। क्रेडिट डेबिट आपस में माइनस प्लस होगा तो कितना बचा, 2,000 का। 2,000 का आपके पास प्रीपेड बच गया है, ठीक है। आप समझ में आपको आ रहा होगा। आई एम रियली होपिंग दैट यू आर गेटिंग थिंग्स, ओके। सो आर यू फॉलोइंग मी, आई एम अज्यूमिंग दैट यू आर। तो आप जैसे कि अंग्रेज़ी जानने के बाद आप उम्मीद कर रहा हूँ कि आप जो कि फॉलो आप कर पा रहे होगे, ठीक है। तो अब जो कि हम अपना दूसरा एक्सपेंस देखते हैं भाई। एक तो आ गया हमारा सैलरीज एक्सपेंस, ठीक है। अब दूसरा यहाँ पर इसके अलावा सैलरीज के अलावा और कोई एक्सपेंस नहीं है, ठीक है। अब एक्सपेंसेस किस तरह लिखने हैं चलिए ये देखते हैं। पहले तो सैलरीज एक्सपेंस है 10,000 से, वो हमने यहाँ पर सैलरीज एक्सपेंस जो कि लिख लिए, ठीक है। यहाँ पर अब देखना है कि भाई सैलरीज एक्सपेंस कितना है, 4,000, ठीक है। अब ये जो 4,000 ये भी डेबिट साइड पे है, और ये वाला जो कि 4,000 है सैलरीज एक्सपेंस, ये भी डेबिट साइड पे। दोनों डेबिट आपस में प्लस हो जाएंगे, ठीक है। दोनों डेबिट आपस में प्लस हो जाएंगे तो सैलरीज एक्सपेंस कितना बन जाएगा हमारा, 10,000 प्लस 4,000 14,000, ठीक है। ये 14,000 का हमारे पास सैलरीज एक्सपेंस आ गया। अब जो कि है हम देखते हैं हमारे दूसरा एक्सपेंस क्या है। दूसरा एक्सपेंस है हमारे, यहाँ पर सारे एक्सपेंसेस खत्म हो गए हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे भाई, यहाँ से हमारा दूसरा इंश्योरेंस एक्सपेंस जो कि 4,000 का आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 4,000 का हमने इंश्योरेंस एक्सपेंस लिख दिया, ठीक है। अब दूसरा एक्सपेंस हमारा जो कि यहाँ पे देखेंगे भाई, दूसरा बैड डेट एक्सपेंस आ रहा है, ठीक है। बैड डेट एक्सपेंस आ रहा है तो उसको हमने यहाँ पे लिख लिया, बैड डेट एक्सपेंस 600 से, ठीक है। दूसरा एक्सपेंस देखेंगे भाई, दूसरा एक्सपेंस कौन सा आ रहा है, दूसरा एक्सपेंस है हमारा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो कि हमने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 3,000 से, ठीक है। अब ये तमाम एक्सपेंसेस को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो कि हमारा 21,600, ठीक है। जो कि हमारा माइनस हो जाएगा ग्रोस प्रॉफिट में से, ताकि हमारे जो कि पता चल जाए कि भाई ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो कि प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितना बचा, ठीक है। इसको हम अनएडजस्टेड प्रॉफिट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अनएडजस्टेड प्रॉफिट जो कि हमारे पास 23,400 आया, ठीक है। हमने इसमें ऐड कर दिया अदर इनकम हमारे पास है भाई, रेंट इनकम कहाँ से मिली ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो भाई रेंट अर्न लिखा हुआ है यहाँ पर 8,000, ठीक है। रेंट अर्न हो गया है 8,000 से, ठीक है। तो इसकी वजह से हम क्योंकि हमारा अर्नड जो कि 8,000 से कम हो गया और वो बन गया अर्नड, ठीक है। ये भी हमने जो कि यहाँ से उठाई है, ठीक है। रेंट अर्न नेट रेंट इनकम, ठीक है, 8,000 की, ठीक है। 8,000 की रेंट इनकम, ये जो अर्नड रेंट है ना, अनअर्नड रेंट, ये जाके लायबिलिटी को माइनस कर देगा
अर्नड वाली लायबिलिटी को माइनस कर देगा कहाँ पे, बैलेंस शीट में, ठीक है। हर इस एंट्री का जो कि दो साइड पे अफेक्ट होता है। एक साइड जो कि ये एंट्री इनकम स्टेटमेंट को अफेक्ट कर रही होती है, दूसरी साइड ये बैलेंस शीट के अकाउंट्स को अफेक्ट कर रही होती है, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने जो कि रेंट इनकम 8000 से यहाँ पर लिख ली, ठीक है। 23,000 को कर दिया, 23,400 को प्लस कर दिया हमने 8000 से, तो हमारा ये आ गया नेट प्रॉफिट जो कि 31,400 का, ठीक है। तो इसी के साथ ये हमारे जो कि इनकम स्टेटमेंट इस तरह ये बन गई, ठीक है। अब हम जाके अपनी बैलेंस शीट बनाएंगे, ठीक है। बैलेंस शीट में जो कि आप जानते हैं कि दो साइड होते हैं, ठीक है। एक एसेट का होता है, एक अपना जो कि लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल का साइड होता है, ठीक है। तो एसेट के साइड में हम जो कि सबसे करंट एसेट जो कि पहले नोट करते हैं, उसके बाद हम फिक्स्ड एसेट नोट करते हैं। अब करंट एसेट में जो कि अकाउंट रिसीवेबल हमारे पास होता है, तो उसमें सिर्फ अलाउंस ऑफ बैड डेट माइनस कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि वो काउंटर करता है अकाउंट रिसीवेबल्स को। और अगर हमारे पास जो कि अगर हमारे पास कोई फिक्स्ड एसेट होता है और एडजस्टिंग इंटरेस्ट में कोई डेप्रिसिएशन होती है, अलाउंस ऑफ डेप्रिसिएशन होता है, तो हम जो कि उस अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं अपने फिक्स्ड एसेट में से, ठीक है। फिक्स्ड एसेट में से कोई भी एसेट हो गया, ठीक है, जैसे इक्विपमेंट, फर्नीचर, बिल्डिंग वगैरह कुछ भी, ठीक है। लैंड नहीं होता है, ठीक है। लैंड कोई लैंड जो कि अनडेप्रिशिएबल होती है, लैंड हमेशा अप्रिशिएट होती है, डेप्रिशिएट नहीं होती है, ठीक है। ये चीज़ आपको, ये जो चीज़ें नोट करने वाली है, ठीक है। जब भी लैंड के ऊपर लिखा हुआ हो ना कि भाई फिक्स्ड एसेट जो कि डेप्रिशिएट हुआ है, ठीक है, तो आप इक्विपमेंट को करना, लैंड को मत करके बैठ जाना, ठीक है। किसी और फिक्स्ड एसेट को डेप्रिशिएट करना, लैंड कभी भी डेप्रिशिएट नहीं होता है, ठीक है। तो अब जो कि जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, कि कैश जो कि ये जाएगा करंट एसेट में, अकाउंट रिसीवेबल 20,000 से नहीं जाएगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे अलाउंस फॉर बैड डेट है, सॉरी अलाउंस फॉर बैड डेट कहाँ गया, ये अलाउंस फॉर बैड डेट है 600, ठीक है। तो ये जो कि अकाउंट रिसीवेबल जो कि अकाउंट रिसीवेबल 20,000 में से माइनस करेंगे 600, फिर ये जाएगा अपना एसेट साइड पे, ठीक है। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री यहाँ पर जो कि एंडिंग जाएगी, ठीक है। एंडिंग इसलिए जाती है क्योंकि ये बता रही है, बैलेंस शीट बता रही होती है कि हमारे पास कौन कौन से एसेट इन पोजीशन है, ठीक है, यानी कि कौन से एसेट की हमारे पास ग्रिप है, ठीक है, कौन कौन से एसेट जो कि हमारे पास हैं, अभी तक मौजूद हैं। तो हमारे पास मर्चेंडाइजिंग इन्वेंट्री जो कि हमारे पास माल मौजूद है, कितने का, 80,000 का माल मौजूद है। हमारे पास कितने का माल मौजूद नहीं है, वो है 60,000 का माल मौजूद नहीं, बल्कि 80,000 का माल मौजूद है, ठीक है। तो इसलिए हमने मर्चेंडाइजिंग इन्वेंट्री एंडिंग डालते हैं वहाँ पर, ठीक है, करंट एसेट में। और ये करंट एसेट इस वजह से, क्योंकि ये माल जो कि ये बेचने के लिए होता है, रीसेल पर्पस के लिए पड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो ये जाएगी, ठीक है। इसके अलावा प्रीपेड इंश्योरेंस जो कि 6,000 से नहीं जाएगा, क्योंकि प्रीपेड इंश्योरेंस जो कि हमारे पास जो डेबिट साइड पे पड़ा हुआ था, यानी कि जो प्रीपेड इंश्योरेंस था वो जो कि यहाँ पर आके हमारा ख़त्म हो गया, ठीक है। कितने से ख़त्म हो गया हमारे पास, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस से 4,000 से ख़त्म हो गया, ठीक है। तो 2,000 में से माइनस कर दोगे, मतलब 6,000 में से माइनस कर दोगे 4,000, तो बच जाएगा हमारे पास 2,000, ठीक है। तो 2,000 से प्रीपेड इंश्योरेंस जाएगा अपना बैलेंस शीट में, ठीक है, कुछ इस तरह, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। कैश गया 40,000 से, अकाउंट रिसीवेबल में से 20,000 में से माइनस कर दिया हमने अलाउंस फॉर बैड डेट, ठीक है। तो ये बच गया 19,400। मर्चेंडाइजिंग इन्वेंट्री हमने एंडिंग डाली 4,000 की, प्रीपेड इंश्योरेंस 2,000 इसलिए गया क्योंकि हमारे पास प्रीपेड इंश्योरेंस जो कि डेबिट साइड पे 6,000 पड़ा हुआ था, वो 4,000 से उसको जो कि क्रेडिट साइड पे हमने क्रेडिट कर दिया, ठीक है। यानी कि प्रीपेड इंश्योरेंस हमारे पास एक डेबिट साइड पे पड़ा हुआ है, प्रीपेड इंश्योरेंस एक हमारे पास क्रेडिट साइड पे पड़ा हुआ है, तो ये माइनस प्लस हो गए, 6,000 में से माइनस कर दिया 4,000, तो बच गया हमारे पास यहाँ पे 2,000, जो कि हमारे बैलेंस शीट में असली बता रहा है कि हमारे पास कितना प्रीपेड इंश्योरेंस रिमेनिंग है, क्योंकि प्रीपेड इंश्योरेंस रिमेनिंग है हमारे पास 2,000 है, 6,000 नहीं है, ठीक है। तो इन सबको जब हम प्लस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा टोटल करंट एसेट जो कि हमारा 1,41,400 का, ठीक है। अब हम आ जाते हैं हमारे पास फिक्स्ड एसेट के। फिक्स्ड एसेट अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि हमारे पास ऑफिस इक्विपमेंट है जो कि 30,000 के फिक्स्ड एसेट पड़े हुए हैं, ठीक है। 30,000 के हमारे पास ऑफिस इक्विपमेंट है। देखेंगे भाई डेप्रिशिएट कितना हो रहा है, ठीक है। तो डेप्रिशिएट में ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो कि इसके ऊपर नहीं निकालते, बल्कि अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन से माइनस करते हैं 3,000, ठीक है। फर्स्ट करें अगर यहाँ पर भी अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन लिखा हो तो, ठीक है, तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है लेकिन कुछ भी नहीं है, जीरो है, ठीक है। फर्स्ट करें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन यहाँ पर लिखा हुआ हो, तो ये वाला डेप्रिसिएशन और ये वाला डेप्रिसिएशन प्लस होके फिर वहाँ से माइनस होगा अपने फिक्स्ड एसेट में से, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ 3,000 है, तो हमने जो कि यहाँ पर अपना ऑफिस इक्विपमेंट से ऑफिस इक्विपमेंट जो कि 30,000 है, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन 5,000 से माइनस कर दिया है, ठीक है। तो 5,000 यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो कि डेटा थोड़ा इनकम्प्लीट है, ठीक है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस यहाँ पर 3,000 है, यहाँ पर जो कि यहाँ पे ये मिसप्रिंट है, ठीक है। यहाँ पर जो कि 2,000 यहाँ पर होना चाहिए था, ठीक है। तो ये मिसप्रिंट है, तो हम उसको प्रिंट कर देते हैं फिर से, बल्कि मिसप्रिंट नहीं है एक्चुअली,
मैंने यहाँ पर कोर्स से देखा नहीं, ठीक है। ये लिखा हुआ है अलाउंस फॉर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये कंटिन्यू है, ठीक है। ये जो साइन नजर आ रही है ना, ये कंटिन्यू की साइन है, ठीक है। ये लिखा हुआ है ऑफिस इक्विपमेंट 2000, ठीक है। 2000 का ये ऑफिस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यहाँ पे ऑलरेडी पड़ा हुआ है 2000 का, ये प्लस होगा अलाउंस में से और 5000 टोटल माइनस होगा, ठीक है। ये 2000 प्लस हो जाएगा इस अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन में 3000 में, ठीक है। तो ये बन जाएगा टोटल हमारा 4000, ठीक है, और 5000 आई मीन, ठीक है। 5000 ये टोटल प्लस हो जाएगा, तो 30 को माइनस कर देंगे 5 से, तो हमारे पास बन जाएगा 25000, ठीक है। टोटल लाइक फिक्स्ड एसेट आ गया हमारे पास 25000 को हमने प्लस कर दिया टोटल करंट एसेट से, तो हमारे पास टोटल एसेट्स आ गए जो कि 1,66,400 के, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं हमारी इक्विटीज साइड पर। इक्विटीज का मतलब होता है लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ठीक है। इक्विटीज का अर्गेस मतलब ये नहीं होता है कि कैपिटल, सिर्फ इस चीज़ को हम बोलते हैं ओनर्स इक्विटी। अगर सोल प्रोप्राइटर का बिजनेस होगा, पार्टनरशिप का बिजनेस हो तो सेपरेट कैपिटल आते हैं, और अगर कॉर्पोरेशन का बिजनेस हो तो यहाँ पर आ जाते हैं स्टॉक इक्विटी, ठीक है, क्योंकि कॉर्पोरेशन में बहुत ज़्यादा शेयर होल्डर्स होते हैं, ठीक है। अब जो कि है हम यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि हमारे पास जो कि करंट लायबिलिटीज़ पे अकाउंट पेबल है, नोट्स पेबल है, ठीक है, अर्नड रेंट है, और पहले अकाउंट्स पेबल हम लिख लेते हैं 18,000 से, क्योंकि अकाउंट्स पेबल की यहाँ पर कोई एडजस्टिंग एंट्री नहीं है, ठीक है। अकाउंट्स पेबल यहाँ पर हमने लिख लिया 18,000 से। अब हम आ जाते हैं हमारे नोट्स पेबल पे। नोट्स पेबल है जो कि 12,000 के, ठीक है। यहाँ पर कोई नोट्स पेबल के रिगार्डिंग कोई एंट्री ही नहीं, तो यहाँ पर हम नोट्स पेबल की 12,000 ही लिख लेते हैं। अब जाते हैं हमारे अर्नड रेंट पर। अर्नड रेंट है हमारे पास 12,000। यहाँ पर अर्नड रेंट जो कि है क्रेडिट डेबिट साइड पर, ठीक है। डेबिट साइड पर अर्नड रेंट माइनस में होता है, क्रेडिट साइड पर अर्नड रेंट जो कि है वो मतलब पॉजिटिव साइड में, पॉजिटिव साइन में होता है, यानी कि एड प्लस में होता है, ठीक है। ये प्लस में, ये माइनस में यहाँ पे अर्नड, तो ये 12,000 में से आप माइनस कर दोगे 8,000, तो हमारे पास अर्नड आ जाएगा यहाँ पर 4,000, ठीक है। इसी के साथ ही हमारे पास जो कि एक और लायबिलिटी है जो कि यहाँ पर है हमारे पास एडजस्टिंग एंट्री में हमारे पास जो कि है सैलरीज पेबल है, ठीक है। ये भी एक करंट लायबिलिटी है 4,000 से, ठीक है। तो सैलरीज पेबल यहाँ पर हमने लिख ली, ठीक है। ये तो टोटल कर दिया, तो हमारे पास ये आ गए 38,000, ठीक है। टोटल लायबिलिटीज आ गई, ठीक है। अब कैपिटल जो कि आपको यहाँ पर गिवन होगा, ठीक है। कैपिटल जो कि मास का कैपिटल है 97,000, ठीक है। देखेंगे कभी ड्राइंग्स नहीं है, अगर ड्राइंग्स होती है तो वो लेस हो जाती हैं, ठीक है। प्रॉफिट होता है तो ऐड हो जाता है, लॉस होता है तो लेस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर नेट प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट को ऐड कर देंगे तो टोटल ओनर्स इक्विटी आ गई, ठीक है। टोटल ओनर्स इक्विटी को प्लस कर देंगे टोटल लायबिलिटीज़ में, तो हमारे पास टोटल इक्विटीज आ जाएंगी जो कि 1,66,400, ठीक है। तो ये भी आ गए हमारे 1,66,400, दोनों बराबर हैं, तो हमारी बैलेंस शीट सही है, ठीक है। दिस बैलेंस शीट इज करेक्ट, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं हमारी क्लोजिंग एंट्रीज पे, ठीक है। क्लोजिंग एंट्रीज के लिए आप क्या करते हैं भाई, क्लोजिंग एंट्रीज होती हैं जिसमें आप जो कि अपने एक्सपेंस और रेवेन्यू को क्लोज करते हो, ठीक है। अब एक्सपेंस और रेवेन्यू में सिर्फ उन चीज़ों को क्लोज नहीं होती हैं, सिर्फ एक्सपेंस और रेवेन्यू चीज़ें क्लोज नहीं होती हैं, वो चीज़ें भी क्लोज होती हैं जो कि रेवेन्यू को या सेल्स को कम कर रही हो, जैसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में तमाम चीज़ें जो कि हैं वो भी क्लोज होंगी, ठीक है। और या जो कि रेवेन्यू को जो कि बढ़ाने में मदद कर रही हो वो भी क्लोज होती हैं, ठीक है। तमाम चीज़ें क्लोज होती हैं क्लोजिंग एंट्रीज में, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो कि क्लोजिंग एंट्रीज बनाने के लिए हमने जो कि पहले जो कि एक टेम्परेरी अकाउंट खोलते हैं जिसको हम नाम देते हैं भाई रेवेन्यू एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी या इनकम समरी का नाम देते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं उसमें जो कि एक्सपेंस और रेवेन्यू समरी में पहले हम जो कि सेल्स को क्लोज करेंगे, ठीक है। सेल्स जो कि यहाँ पर डेबिट क्रेडिट साइड पे तो उसको उठा के डेबिट कर देंगे, ठीक है। सेल्स को उठा के डेबिट कर देंगे, ठीक है। और उसके अलावा जो कि हमारे पास लायबिलिटीज़, याद रखना लायबिलिटीज़ और लायबिलिटीज़ एसेट वहाँ पर नहीं जाता है, वहाँ पर सिर्फ एक्सपेंस और रेवेन्यू जाते हैं, ठीक है। ना लायबिलिटीज़ जाता है ना एसेट जाता है, ना ही रेवेन्यू और सिर्फ एक्सपेंस जाता है, ठीक है। और कैपिटल भी नहीं जाता, ठीक है, बल्कि कैपिटल के अंदर क्लोज होती है वो एक्सपेंस और रेवेन्यू जो कि वो कैपिटल के अंदर ही क्लोज हो जाती है। कैपिटल हमारे पास एक परमानेंट अकाउंट है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो कि सेल्स है जो कि 2 लाख है, 2 लाख से उसको उठा के डेबिट कर देंगे और क्लोज कर देंगे एक्सपेंस और रेवेन्यू समरी को। और इसके अलावा हमारे पास कौन कौन से रेवेन्यू है, इसके अलावा जो कि रेवेन्यू हम यहाँ से भी निकालेंगे, ठीक है। रिटर्न रेंट इनकम है जो कि यहाँ पे जो कि क्रेडिट साइड पे इसको उठा के हम डेबिट साइड पे कर देंगे ताकि क्लोज हो जाए, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर तमाम जितनी भी ऐसी चीज़ें जो कि हमारे पास क्रेडिट
साइड पे जो कि थी, जैसे कि इन्वेंट्री को जो हमने पहले ही क्लोज कर दिया था, ठीक है। वो हमने जो कि यहाँ पर इन्वेंट्री को जो कि हमारे पास डेबिट साइड पे थी एडजस्टिंग एंट्रीज में इन्वेंट्री, ठीक है, डेबिट साइड पे थी, इसको क्रेडिट साइड पे कर दिया तो कि ताकि ये जो कि यहाँ पर क्लोज हो जाए, ठीक है। इन्वेंट्री को हमने जो कि एक क्लोज कर दिया, ठीक है। परचेजेस जो कि सेल्स को कम करता है तो इसकी वजह से परचेजेस भी हमारे एज अ एक्सपेंस होगा, ठीक है। तो इंश्योरेंस एक्सपेंस आ गया, बैड डेट एक्सपेंस आ गया, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया, सैलरीज एक्सपेंस और सेल्स रिटर्न भी, क्योंकि वो सेल्स को कम करता है तो उसको वो भी हमारा एक्सपेंस साइड पे आ गया, ठीक है। ये तमाम एक्सपेंसेस जो कि डेबिट साइड पे थे अब उसको क्रेडिट साइड पे कर दिया ताकि वो क्लोज हो जाए किसमें, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी में क्लोज हो जाए, ठीक है। एक्सपेंस और रेवेन्यू समरी जो कि बिल्कुल एक रेवेन्यू की तरह बिहेव करता है, ठीक है। एक्सपेंस और रेवेन्यू समरी अगर डेबिट साइड पे तो उसका मतलब ये माइनस में, और अगर पॉजिटिव पे है तो उसका मतलब ये प्लस में, ठीक है। अब यहाँ पर जितने भी सेल्स और ऐसी चीज़ें जो कि सेल्स को प्रमोट करती हैं, जैसे ये मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग, ठीक है, सॉरी यहाँ पर ये एंडिंग जाएगी, ठीक है, एंडिंग, ठीक है, क्योंकि ये वो चीज़ें जो कि हमारे पास बची हुई है, ठीक है, इससे हम सेल्स कर सकते हैं तो ये सेल्स को प्रमोट करिए, ठीक है। और रेंट इनकम, ठीक है, रेंट इनकम भी हमारी रेवेन्यू है, ठीक है, सेल्स भी हमारा रेवेन्यू है, रेंट इनकम भी हमारा रेवेन्यू है, और इस चीज़ से भी हम रेवेन्यू, मर्चेंडाइजिंग इन्वेंट्री एंडिंग से हम रेवेन्यू कमा सकते हैं, क्योंकि ये आगे जाके रीसेल होगी तो रेवेन्यू आएगा, ठीक है। तो ये ऐसा रेवेन्यू की तरह ही यहाँ पर बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो इन सबको प्लस करेंगे। अब यहाँ पर जो कि इनकम एक्सपेंस रेवेन्यू समरी आ रही है, ये जो कि प्लस साइन में, ठीक है, पॉजिटिव में, ठीक है, पॉजिटिव में, ये नेगेटिव में, तो इन दोनों को जो कि नेगेटिव में जो और पॉजिटिव में, तो पॉजिटिव में से ये जो मतलब 2,88,000 में से माइनस करके 2,56,000 से आपको बचेगा 31,400, ठीक है, जो कि आपका एक्सपेंस रेवेन्यू समरी यहाँ पे क्रेडिट जो कि आपका डेबिट साइड पे आएगा और वो जो कि क्लोज हो जाएगा कैपिटल में, ठीक है। क्योंकि आप देख रहे होगे कि ये जो कि ये अकाउंट बड़ा है, ठीक है, इस अकाउंट से, ठीक है। तो जिसकी वजह से ये एक्सपेंस रेवेन्यू समरी बच गया हमारा 31,400 डेबिट क्रेडिट साइड पे, क्रेडिट साइड पे, ठीक है, क्रेडिट साइड पे बच गया, ठीक है। तो उस क्रेडिट साइड को उठा के आपने डेबिट कर दिया ताकि एक्सपेंस रेवेन्यू समरी भी क्लोज हो जाए, टेम्परेरी अकाउंट क्लोज हो जाए, और उसको जो कि इसका बैलेंस डाल दिया आपने एक परमानेंट अकाउंट में जो कि कैपिटल का अकाउंट है, तो वो जो कि 31,400 से आप पर क्रेडिट हो गया, ठीक है। जब भी आप क्रेडिट होता है कैपिटल तो वो बढ़ता है, तो यहाँ पे जो कि 31,400 से बढ़ गया। अब जो कि आप देख पा रहे हो कि एक्सपेंस रेवेन्यू समरी का जो ये एंड का बैलेंस बचता है ना, ये माइनस करने के बाद एक्सपेंस वाले से और रेवेन्यू वाले से माइनस करने के बाद जो ये एंड का बैलेंस बचता है, ये आपका बिल्कुल इक्वल होता है आपके इनकम स्टेटमेंट के नेट प्रॉफिट से, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया। आखिर में जो कि एडजस्टिंग ट्रायल बैलेंस बनता है, ठीक है। अब इसमें जो कि जितना भी आपके पास जो कि डेटा मौजूद है उसको एज इट इज़ डालना है। टी अकाउंट बनाने के बाद भी बना सकते हो और वैसे भी कैलकुलेशन करके बना सकते हो, ठीक है। इसमें आपने जो कि एडजस्टिंग एंट्री का डेटा जो कि सारा एडजस्ट करके यहाँ पर डालना होता है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल्स हैं जो कि 20,000 के, ठीक है, या आप इनको जो कि 20,000 को माइनस करके 600 से लिखो, या तो फिर जितना भी डेटा आपके पास पड़ा हुआ है ना जो कि इसमें भी है, जैसे यहाँ पे बेड डेट अलाउंस फॉर बेड डेट्स जो कि आपने 600 के यहाँ पे लिख लिया तो उसका जो कि इफेक्ट बराबर ही हो गया, ठीक है। या तो आप इसको माइनस करके लिख लो, या तो आपके पास जितना भी डेटा मौजूद है ना, इसको ये वाले डेटा को और ये वाले डेटा को मिलाकर उन सबको यहाँ पर लिख लो, ठीक है। जो जिस साइड पे उसको उस साइड पे लिख लो। लेकिन अब अगर फर्ज करो जैसे अकाउंट तो आप एक ही खोलोगे ना, जैसे यहाँ पे प्रीपेड इंश्योरेंस है, ठीक है। प्रीपेड इंश्योरेंस आप देखो कि प्रीपेड इंश्योरेंस जो कि वो 6,000 का है, ठीक है। फिर प्रीपेड इंश्योरेंस जो कि हमारे पास प्रीपेड इंश्योरेंस जो कि यहाँ पर 4,000 से लेस हुआ तो कितना बच गया 2,000, ठीक है, 2,000 बच गया। तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर जो कि आएगा आपका प्रीपेड इंश्योरेंस 2,000 से, ठीक है। इसी तरह ही हर जो कि उसको इस तरह करके ही लिखना है। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप जो कि है देख लो, ठीक है। अब देखो अलाउंस ऑफ बेड डेट अलग क्लोज होगा, अलाउंस ऑफ बेड डेट्स अलग क्लोज होगा और बेड डेट एक्सपेंस जो कि अलग से क्लोज होगा, ठीक है। इसी तरह डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अलग से क्लोज होगा और अलाउंस ऑफ डेप्रिसिएशन एक अलग से क्लोज होगा, ठीक है। इक्विपमेंट का है तो इक्विपमेंट का अलग से क्लोज होगा, अगर फर्नीचर का अलग से लिखा हुआ है निकला हुआ है तो फर्नीचर का अलग से क्लोज होगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देख लो अर्न रेंट है, ठीक है। अर्न रेंट जो कि कितने से क्लोज हुआ है हमारे यहाँ पे, अर्न रेंट जो कि है वो कुछ 4,000 से क्लोज हुआ है, ठीक है। अभी कैसे 4,000 से क्लोज हुआ है, देखो यहाँ पर जो कि अर्नड रेंट जो कि वो 12,000 है, ठीक है। यहाँ पर अर्नड रेंट जो कि वो कितने से कम हो गया, अर्नड रेंट जो कि 8,000 से कम हो गया, तो 8,000 को माइनस करो 4,000 और 8,000 को 12,000 को माइनस कर दो 8,000 से, तो बच गया यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हो बच गया यहाँ पर 4,000, ठीक है, अर्नड रेंट। तो इसी तरह ये तमाम जो कि एंट्री है उसको आप इस तरह करके बनाओगे, ठीक है। इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है और मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज़।